नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। मिडल ईस्ट के युद्ध का असर अब बहुत तेजी से भारतीय बाजारों पर दिखाई देना शुरू हो गया है। वैसे तो पूरी दुनिया पर असर है, लेकिन हम बात करेंगे अपने देश की, क्योंकि यहाँ के लोगों पर अब सीधा और बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सोमवार को शेयर बाजार में लोगों को भारी झटका झेलना पड़ा। सोने और चांदी में भी बड़ी टूटन देखने को मिली। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन साहब जुड़े हैं, जो अक्सर हमें आकर आर्थिक मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत जी। मनोज जी, सबसे पहले बाकी बातचीत हम हर एक चीज की करेंगे, लेकिन सोने चांदी की सर पहले करते हैं, क्योंकि लोगों का जो एक बड़ा परसेप्शन था कि युद्ध होता है तो सोना चांदी बढ़ता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार भी, सोना चांदी भी, और सोने चांदी में तो ऐतिहासिक टाइप गिरावट हो रही है सर। 19 तारीख को जो गिरावट देखी हमने और आज फिर जो देखी, तो सोना और चांदी दोनों उस स्तर पर पहुंच गए हैं जिसकी शायद एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले कोई कल्पना नहीं कर रहा था। नमस्कार विक्रांत जी, सबसे पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनवरी तक यहाँ पे जो मार्केट के सेंटिमेंट थे उसको देख करके कतई ना तो निवेशकों को ना मार्केट को यह आभास था कि यहाँ पे इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग जो है सोना चांदी में जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ सोना चांदी बल्कि अक्रॉस द असेट क्लास अगर हम बात करें, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल हो या इक्विटी मार्केट हो, और ऑलराउंड सेलिंग देखने को मिली। और ना सिर्फ भारतीय बाजारों में बल्कि दुनिया भर के देशों में हम यहाँ पे एक बड़ी बिकवाली जो है वो देख रहे हैं। इन सब के पीछे कारण एक ही है कि हम जब इसराइल और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ा और यूएस भी उसमें जो है वॉर में एंटर होता हुआ नजर आया, और हम देख रहे हैं कि वहां पे एस्केलेशन लगातार जो है बढ़ रहा है इन देशों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वॉर का सेंटर पॉइंट है, जो कि खाड़ी के देश है, वेस्ट एशिया है, जो कि दुनिया की एनर्जी में सप्लाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। और दुनिया का एनर्जी सिक्योरिटी जो है जब वहां पे स्टेक पे आ जाता है तो उसके कारण हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन निर्मित होती है। यहाँ पे जब कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली और जो सप्लाई वहां पे बाधित हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बड़ा हम कह सकते हैं कि समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का न सिर्फ कच्चा तेल, नेचुरल गैस, बल्कि और भी काफी सारी वस्तुएं जो है वो वहां से परिवहन होती है। और उसका बाधित हो जाना निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और इसी के कारण यहाँ पे महंगाई जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है और आगे भी बढ़ने की संभावना है। बॉन्ड की मार्केट में बढ़त देखने को मिली है और इसीलिए हम यहाँ पे सोने चांदी का जो सेफ हेवन जो असेट के रूप में देखा जाता है, वहां से भी निवेशकों को छिटकते हुए देख रहे हैं। क्योंकि निवेशक यहाँ पे सेफ हेवन के बजाय फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट की ओर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि यूएस के जो बॉन्ड मार्केट है वहां पे पिछले 2 सप्ताह में 10% से ज्यादा की जो बढ़त है वो 10 साल के बॉन्ड की दरों में देखने को मिली है। तो यह साफ तौर पर इशारा करता है कि जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो काफी घबराहट में हैं और वह यहाँ पे सारे असेट क्लास से निकल करके वहां पे फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट की ओर अपना रुख कर रहे हैं। और इसीलिए हम चौतरफा सेलिंग जो है अक्रॉस द असेट क्लास, अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं विक्रांत जी। सर, लेकिन ये जो युद्ध है ये तो अब एकदम ऐसे स्तर पर आ गया है कि जब ट्रम्प साहब ने 48 घंटे की अपनी एक अल्टीमेटम दिया है और ईरान ने भी कहा है कि अगर ऐसा किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजली संयंत्रों पर हमला किया, तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ट्रम्प साहब का अल्टीमेटम कल सुबह 5, 5:15 बजे खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सोने पर, खास तौर पर, क्या ये असर अभी और ज्यादा दिखाई दे सकता है? क्या इससे भी नीचे जाता हुआ किसी सूरतों में दिखाई दे सकता है? क्योंकि ये स्थितियां तो आगे और गंभीर दिखाई दे रही हैं युद्ध रुकने की जगह। देखिए, यहाँ पे अभी जो ट्रम्प साहब ने अल्टीमेटम दिया है ईरान को, अगर उस अल्टीमेटम की समाप्ति के बाद अगर कोई भी एस्केलेशन यहाँ पे यूएस की तरफ से होता है तो यहाँ पे तनाव आने वाले समय में वेस्ट एशिया में और भी बढ़ सकता है। और उसी डर में आज जो हमने पैनिक सेलिंग आज दुनिया भर के बाजारों में देखी है, उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो मार्केट से, एशियन मार्केट्स ओपन होने के ठीक पहले वहां पे ट्रम्प साहब का अल्टीमेटम भी जो है वो समाप्त होगा।
तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे दबाव में है। और हमने आज एक बड़ी पैनिक सेलिंग यहाँ पे एशियन सेशंस में देखी, जो यूरोपियन सेशन में कंटिन्यू होती हुई नजर आई, और अब उम्मीद है कि वो यूएस सेशन में भी कंटिन्यू होगी। तो निश्चित रूप से उसी का एक असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर वॉर में कोई भी एग्रेशन होता है तो निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वहां पे तड़का लगाता हुआ नजर आएगा। कच्चे तेल की कीमतों की बढ़त यहाँ पे हर असेट क्लास के लिए नेगेटिव साबित हुई है और आगे भी नेगेटिव ही साबित होगी। तो अगर कच्चा तेल ऊपरी लेवल्स पर बना रहता है, वॉर एस्केलेट होता है, तो न सिर्फ सोना चांदी बल्कि बाकी असेट क्लास भी प्रेशर में बने रहेंगे। विक्रांत सर, शेयर बाजार में जिस तरीके का आज छाया, जिस तरीके का हुआ, सब महम फैला, तो एकदम जो खास तौर पर अगर हम मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की बात करें, जो पिछले काफी समय से और कोविड के बाद से सर नए इन्वेस्टर बहुत आ गए थे, उनके लिए तो ये पहला झटका है, पहली बार इतना बड़ा झटका उन्होंने झेला होगा। तो बड़ा ही किस तरीके से उसे झेल पाएंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जिसमें वो पिछले 1 डेढ़ साल से कमा रहे थे उस पर झटका, शेयर बाजार जो कोविड के बाद नए इन्वेस्टर्स आए उनके लिए बड़ा झटका, और ऐसा झटका कि शायद हर आदमी उसे नहीं संभाल पाएगा। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत साफ तौर पर ध्यान रखने वाली है कि ये जो वॉर है ये हमेशा चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि हम और यहाँ पे 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 1 महीने तक इस वॉर को जारी रहते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी का जो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दुनिया के सारे देश यहाँ पे प्रयासरत रहेंगे कि ये वॉर जल्द से जल्द समाप्त हो। जब तक वॉर यहाँ पे चालू रहेगा तो निश्चित रूप से मार्केट दबाव में रहेंगे। तो निवेशकों को यहाँ पे घबराहट, पूर्व बिकवाली नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि अभी जो स्थिति है, ऐसी स्थितियां मार्केट में कई बार निर्मित हुई है, चाहे वो कोविड का समय हो या डीमोनेटाइजेशन का समय हो, या उसके पहले 2008 का जो लेहमैन ब्रदर्स का क्राइसिस हो, या सन 2000 का आईटी का जो हमने देखा था क्राइसिस हो, या उसके पहले 26/11 का भी जो हमने जो एक पैनिक देखा था मार्केट में। तो इस तरह के कई जो है पैनिक यहाँ पे मार्केट जो है ऑलरेडी एब्जॉर्व कर चुका है। और हर बड़े पैनिक के बाद मार्केट फिर वहां से उतनी ही स्ट्रांगली जो है रिकवरी भी दिखाता है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने लंबे अवधि के निवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी छोटी छोटी सेविंग को यहाँ पे निवेश किया है एसआईपी के रूप में, तो उनको इस पैनिक या घबराहटपूर्ण बिकवाली में बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि ये जो समय है, हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसके बाद मार्केट वापिस अपने फंडामेंटल पर लौटता हुआ नजर आएगा। तो मनोज जी, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक परेशानी जो है मार्केट में रह सकती है। निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई भी लीवरेजिंग इस मार्केट में नहीं करना है। ब्याज का पैसा ला करके मार्केट में निवेश नहीं करना है, दूसरे का पैसा ला करके मार्केट निवेश नहीं करना है। वही पैसा आपको निवेश करना है जो आपकी सेविंग का है और जिसका यूज आप अगले 2 से 3 साल नहीं करने वाले हैं। मतलब अगर आगे 5 6 महीने मार्केट इसी दायरे में भी रहा तो आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा कि मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, वही पैसा आपको इस बाजार में निवेश करना चाहिए। लिवरेजिंग हमेशा यहाँ पे मार्केट में निवेशकों को तकलीफ देती है। विक्रांत जी, मनोज जी, लेकिन एक बड़ी चिंता तो अब ये हो गई है, जो एसआईपी अपनी कर रहे हैं, अब उन लोगों के मन में बड़ी शंकाएं होने लगी हैं कि जिस तरीके से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में लग रहा था कि 2 3 4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, इस तरीके की बातें कही गई थी, लेकिन अब तो एकदम साफ हो गया है कि ये लंबा चलेगा। तो जो एसआईपी करते हैं उनके मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिस तरीके से मार्केट ने भारी गिरावट देखी है, तो वो लोग अब ऐसे समय में क्या करें? देखिए, यहाँ पे वॉर हो सकता है कि लंबा चले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष यहाँ पे निकलते हुए नजर आएंगे। रशिया और यूक्रेन की वॉर आज यहाँ पे 4 साल हो गए हैं, लेकिन हमने वॉर की शुरुआत में जो पैनिक देखी थी उसके बाद मार्केट उस वॉर को डिस्काउंट करता हुआ नजर आया और ग्रेजुअली हमने चीजों को वापस अपने फंडामेंटल्स पे लौटते हुए देखा। तो उस वॉर के जैसे यहाँ पे भी जो अभी लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है, यहाँ पे दुनिया भर के लोग यहाँ पे चिंतित है। और जो दुनिया भर के देश है, क्योंकि जो खाड़ी के देश है वहां से सारे देशों को बड़ी मात्रा में नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसका परिवहन होता है और वहां पे हम काफी सारी खाने की चीजें जो है वो उन देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से सारे देश आपस में चर्चा के माध्यम से कुछ न कुछ निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे और जल्द कुछ न कुछ यहाँ पे
इन चीजों का जो है हम कह सकते हैं कि पटाक्षेप होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि अगले 2 से 3 वीक यहाँ पे क्रूशियल हो ग्लोबल मार्केट के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे समय तक ऐसी अनिश्चितता ग्लोबल मार्केट में बनी रहेगी। निश्चित रूप से कुछ न कुछ यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो है हम कह सकते हैं कि वे आउट इस वॉर में भी निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो खाने पीने की जो वस्तुओं का परिवहन रुका है वह भी यहाँ पे बड़े रूप में हम देखें तो काफी सारे जो दुनिया के जो छोटे देश हैं, तो वहां पे फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनको भूखमरी से बचाने के लिए भी दुनिया के सारे देश जो आगे आएंगे, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और कोई ना कोई डिप्लोमेटिक वे आउट जो आने वाले समय में जरूर निकलता हुआ नजर आएगा विक्रांत। लेकिन सर छोटे देश तो बाकी वो तो निश्चित तौर पर उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन का बड़ा खतरा तो हमारे देश के सामने भी अब आ गया है और एकदम उसका असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में अपनी बात कही और इस पूरे संकट पर पहली बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से आधिकारिक रूप से बयान दिया गया। तो उससे ये तो स्पष्ट है कि भारत के लिए भी चिंता है, भले ही उसके पास पर्याप्त अन्न भंडार है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती हुई तो साफ दिखाई दे रही है अब। देखिए, भारत यहाँ पे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है विक्रांत जी, और हम यहाँ पे 4 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है, और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो रेट है वो भारत की है बाकी देशों की तुलना में। हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में लगातार जो है अपने जो है प्रयास जो है बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं चीजों को देखते हुए यहाँ पे चिंता जो है वो भारत में ज्यादा है, क्योंकि हम हमारी जो टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो भारत लगभग 5 बिलियन बैरल का रोज यहाँ पे यूज करता है। उसमें हमारा जो उत्पादन है वो लगभग 7 से 8 लाख बैरल का है। तो लगभग हम हमारी जरूरत का 80 से 85% आयात करते हैं। गैस हम बड़ी मात्रा में यहाँ पे आयात करते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो केमिकल है वो बड़े रूप में इंपोर्ट करते हैं। काफी सारी चीजें, खाने का तेल हम बड़े रूप में इंपोर्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों का जो इंपोर्ट है वो निश्चित रूप से महंगा होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट की कॉस्ट बढ़ी है, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से और यहाँ पे वैश्विक तनाव बढ़ने से इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ी है। तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए भारत में निश्चित रूप से चिंता ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज हम नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ जो है पॉपुलेशन कंट्री है पूरी दुनिया में, और 150 करोड़ से ज्यादा की हमारी जनसंख्या है। तो उस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, और हमारे यहाँ की जो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, और हमारे जो फिस्कल प्रूडेंस, उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने संसद में बयान देना उचित समझा, और उन्होंने आगाह भी किया देश की जनता को कि आपको पैनिक नहीं करना है, लेकिन आपको इस तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार भी रहना है। तो निश्चित रूप से सभी देश यहाँ पे प्रयासरत हैं, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बयान दिया है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारत सरकार यहाँ पे लगातार प्रयासरत है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि पिछले दिनों उन्होंने काफी सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे चर्चा भी की है कि जल्द से जल्द बातचीत के माध्यम से इस लड़ाई का जो है कुछ न कुछ यहाँ पे निराकरण निकाला जाए, शांति बहाली की जाए। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से जो बड़ी मात्रा में परिवहन होता है उसको फिर से नॉर्मलाइज किया जाए। तो निश्चित रूप से सब प्रयासरत हैं, और कुछ न कुछ यहाँ पे निराकरण निकलेगा। कल ट्रम्प साहब के अल्टीमेटम के बाद वहां पे दोनों देशों का क्या रुख रहता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने के लिए मार्केट में। और उसके बाद यहाँ पे निश्चित रूप से दुनिया के देश ये लगातार प्रयास करेंगे कि इस चीज का जल्द से जल्द पटाक्षेप हो। मनोज जी, इस समय जो सारी लड़ाई का केंद्र बिंदु है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन के टिक गया है। पूरी दुनिया की नजर अब केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, बाकी तो युद्ध चल रहा है क्योंकि सब उससे परेशान है। वो अगर खुल गया तो हो सकता है दुनिया की बाकी सारी दिक्कतें खुल जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान भी ये जानता है कि अगर इसे उसने बंद रखा तभी तक वो अपर हैंड पर रहेगा। तो अगर यही स्थिति कायम रही और कच्चे तेल के दाम इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो उसके तो फिर यानी बहुत तेजी से असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर चीज कच्चे तेल पर टिकी हुई है। बिल्कुल पड़ता हुआ दिखेगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज रुपया यहाँ पे डॉलर के सामने 94 के स्तर को पार कर गया है। और हमारे शेयर मार्केट में कोविड के बाद
मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ। कोविड से भी बड़ी बिकवाली जो है यहाँ पे भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। और लगभग 70 से 80 लाख का जो मार्केट कैप है हमारा पिछले दिनों में मार्केट ने गंवाया है। तो निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों का असर हर चीज पे पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी एग्रीकल्चर, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपकी सर्विस इंडस्ट्री, सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो है कच्चे तेल के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपका चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो या आपकी जितनी भी जो इकोनॉमी है वहां पे निश्चित रूप से कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े रूप में पड़ता है। और इसीलिए ये हमारे लिए चिंता का ज्यादा विषय है। और हम इसीलिए देख रहे हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लगातार भारत में बिकवाली कर रहे हैं। मार्च के महीने में अभी तक 81,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली वो कर चुके हैं, जो कि कोविड के महीने में जो मार्च 2020 में उनकी बिकवाली थी उससे भी लगभग 20 से 25% ज्यादा अभी तक वो बिकवाली कर चुके हैं। तो ये साफ तौर से संकेत दे रहा है कि यहाँ पे जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो भारत की इकोनॉमी में स्पेशली जो क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों का इम्पैक्ट है उसको लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं चिंतित है। और उसी का असर हमारे बाजारों में जो है दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले ज्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है, विक्रांत जी। मनोज जी, थोड़ा सा अगर हम एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा और समझना चाहें, तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की गिरावट हुई, अगर हम 29 जनवरी के रेट से बात करें तो 121 से अब चांदी इस लेवल तक आ गई और सोना अब 1.5 लाख से भी नीचे पहुंच गया है। तो अब लोगों की बड़ी चिंता यह है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सर लेकर रखा हुआ था, वो उनको पैनिक स्थिति हो रही है कि क्या किया जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए। और कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थिति बनेगी कि वार के बीच में गोल्ड पर भी उतना असर पड़ेगा और सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सोने और चांदी की कीमतों में सबका एक बड़ा प्रश्न है कि लड़ाई के समय में सोना और चांदी क्यों गिर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दो तीन चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि सोना और चांदी पिछले पूरे एक साल से सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले एसेट क्लास थे। और जब हमने देखा है कि बाकी सारे एसेट क्लास में वहां पे पैनिक देखने को मिला, तो उनके घाटे की भरपाई के लिए निवेशकों ने जो फायदे वाला एसेट क्लास था उसमें से निकलना उचित समझा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर, जो एचएनआई इन्वेस्टर लंबे समय से ईटीएफ में वहां पे खरीदारी कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में या फिजिकल मार्केट में, तो उसके चलते यहाँ पे दबाव जो है सोने और चांदी की कीमतों में आया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से वर्ष 2026 में ब्याज दरों में कटौती की लगातार पॉसिबिलिटी थी। यूएस प्रेसिडेंट भी वहां पे लगातार वकालत कर रहे थे ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन वॉर की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़त हुई। यूएस में जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है वो 5% तक पहुंच गया वर्ष 2026 में, जो कि यूएस फेडरल रिजर्व के टारगेट रेट 2% से कहीं ज्यादा है। तो अब उससे यहाँ पे वर्ष 2026 में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। और इवन यहाँ पे अब यह भी संभावना बन रही है कि शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी हो जाए। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है या बैंक ऑफ कनाडा है, उन्होंने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, लेकिन अगर इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल पे रहता है तो उन्होंने वहां पे बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मॉनेटरी ईजिंग से हम मॉनेटरी टाइटनिंग की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो लगातार कमजोरी दिखा रहा था वो यहाँ पे जो है मजबूती के साथ खड़ा है और हम 100 के लेवल्स तक उसको पहुंचते हुए देख भी चुके हैं। यूएस के जो बॉन्ड की दरें हैं वो 4.4% के अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई है, जो कि कोविड के पीरियड में 3.91 से कहीं ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पैनिक सेलिंग जो है वो ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल असेट क्लास में देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर पे भी उसका प्रेशर यहाँ पे इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो ब्याज दरों में कटौती की संभावना थी, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की भी लगातार बाइंग थी। तो हो सकता है कि युद्ध के बाद यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो भी आने वाले महीनों में थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आए, क्योंकि उनको वहां पे वॉर की फंडिंग के लिए, डिफेंस बजट के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही वहां पे उनको जो जिस तरह से वहां पे इकोनॉमी के हालात निर्मित होंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त तरलता रहे, उसके लिए उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम सोने और चांदी पे भी यहाँ दबाव देख रहे हैं। तो निवेशकों को, जैसा कि मैंने कहा विक्रांत जी, की यहाँ पे ये एक सिचुएशन है जो वॉर के कारण निर्मित हुई है और ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये सिचुएशन रहेगी, क्योंकि ये एक क्रिएटेड सिचुएशन है जो कि वॉर के कारण आई है। ये नेचुरल सिचुएशन नहीं है जो कि किसी कारण से यहाँ पे बनी हो।
तो यहाँ पे जब भी वॉर यहाँ पे डी एस्केलेट होगा तो धीरे धीरे चीजें फिर वापस से जो है वो सेटल होती हुई भी दिखेगी। टेम्परेरी ये इफेक्ट है, तो यहाँ पे निवेशकों को थोड़ा सा पेशेंस इस विषम परिस्थिति में जरूर रखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे आने वाला समय जो है वो फिर बेहतर होगा। जब भी वॉर डी एस्केलेट होगा तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी रिकवरी भी मार्केट में फिर से आते हुए देखेंगे विक्रांत जी। सर मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि युद्ध चल रहा है, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबको डॉलर की जरूरत है, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो अमेरिका, इसी कारण कहा जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी इतना मजबूत होता जा रहा है। तो ये मजबूती तो अभी डॉलर को मिलती रहेगी, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा तब तक, और तेल के दाम अगर घटेंगे नहीं तब तक ये डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी आते हुए नहीं दिखाई देगी। तो क्या सोने और चांदी को, तब सोने को खास तौर पर तब तक थोड़ा असुरक्षित ही माना जा सकता है? ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है विक्रांत जी। मैं एक और सिक्के का दूसरा पहलू आपको बताना चाहूंगा। जी। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका को है यहाँ पे बाकी दुनिया के देशों से। हाँ। यूएस की जो इकोनॉमी है वो लगभग $32 ट्रिलियन की है, और उनका डेट जो है वो 39 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। तो उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% से कहीं ऊपर निकल गया है। अभी जो बॉन्ड की दरें हैं अमेरिका में 4.4%, 39 ट्रिलियन के डेट की सर्विसिंग के लिए उनको $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्रति वर्ष ब्याज की वहां पे भरपाई करनी पड़ेगी। और इतने बड़े डेट की इतने हायर यील्ड पे सर्विसिंग करना अमेरिका के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। और उनकी जो इकोनॉमी है, जो वो लगातार कहते आ रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगर ऐसी सिचुएशन निर्मित रहती है तो वहां पे यूएस ग्रेट तो नहीं बनेगा, डिप्रेशन में जरूर चला जाएगा। तो जितनी चिंता दुनिया को है उससे कहीं ज्यादा चिंता अमेरिका को भी है, और रहेगी भी, जिस लेवल के डेट पर वो बैठे हुए हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि यहाँ पे जो घटनाक्रम अभी चल रहा है उसका निराकरण भी यहाँ पे टाइम बीइंग जो है होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है हम 3 से 4 सप्ताह लगते हुए देखें, क्योंकि यहाँ पे ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक जो उसके पास एक सबसे बड़ा हथियार इस वॉर में मिला है, उसको देखते हुए वो यहाँ पे यूएस के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये वॉर भी इतना लंबा खींचता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दुनिया के बड़े देश है वो डिप्लोमेटिक रास्ता कुछ न कुछ यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे, और इसका पटाक्षेप जरूर होगा, क्योंकि यूएस को इसकी चिंता बाकी देशों से कहीं ज्यादा है उनकी इकोनॉमी के हालात को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन यहाँ पे ठीक होगी, थोड़ा समय लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। बस चलते चलते ये, और कि आपने जो गोल्ड के टारगेट इस साल के रखे थे और जो बताए थे, क्या अभी उस पर बरकरार रहा जाए, या युद्ध के कारण वो स्थितियां बदल रही हैं? देखिए विक्रांत जी, यहाँ पे जो फंडामेंटल्स थे उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने $6,000 तक के जो लक्ष्य है वो रखे थे गोल्ड में, और सिल्वर में भी हमारा मानना था कि $100 तक हम पहुंचेंगे। 94 तक इनफेक्ट पहुंच भी गए थे। लेकिन जो वॉर की शुरुआत हुई तो उसके बाद यहाँ पे जो फंडामेंटल्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और उसी का असर अभी मार्केट पे है। अगर यहाँ पे वॉर डी एस्केलेट होता है जल्द से जल्द तो मार्केट फिर से अपने फंडामेंटल पे लौटता हुआ नजर आएगा। चांदी में हो सकता है कि हम इतनी जल्दी उस लेवल तक पहुंचते हुए नहीं देखें, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे बड़े रूप में प्रभावित हुआ है। लेकिन गोल्ड का जो सेफ हेवन बाइंग है वो बरकरार रहेगा, और ये वॉर जब भी सेटल होगा, जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो और भी पुख्ता होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दुनिया भर की जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी और कम होती हुई नजर आएगी इस वॉर के बाद। तो सोने के फंडामेंटल इंटेक्ट है। अगर ये वॉर जल्दी डी एस्केलेट होगा तो शायद हो सकता है कि हम फिर से उस लेवल पर पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन अगर वॉर यहाँ पे थोड़ा लंबा चला तो फिर हो सकता है कि हम वर्ष 2026 में उस लेवल तक पहुंचते हुए नजर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि युद्ध जल्दी से जल्दी शांत हो और दुनिया के सामने आया ये बड़ा आर्थिक संकट खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।